हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वंदोरा के फ्री चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ की 5th वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियो में हमने उत्तराखंड वंदोरा का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम 4th यूनिट को डिस्कस करेंगे। वीडियो के किसी भी मोमेंट पर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, गति चैप्टर, यदि आप 9th की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर और फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर मोशन के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, 4 टाइप्स के मोशन होते हैं। एक्सेलरेशन देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे और स्पीड क्या होता है। ठीक है, रिटार्डेशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है विश्राम अवस्था। ठीक है, यानी कि रेस्ट। मैं आपको दोनों में बता दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है और मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, रेस्ट क्या होता है, उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, रेफरेंस पॉइंट को। रेफरेंस पॉइंट यानी कि सापेक्ष बिंदु। ठीक है, सापेक्ष बिंदु को समझते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने अपना एड्रेस देना होता है, घर का एड्रेस, तो आप लिखते हो नियर द पीपल का पेड़, नियर प्रधान हाउस। ठीक है, नियर कुछ भी, कोई चौक है तो नियर द चौक, या फिर नियर द कोई बिल्डिंग है उसके बाद तो वो लिख देते हो। यानी आपने अपने घर का जो एड्रेस है किसी पॉइंट के सहायता से बताया है, यानी किसी और की सहायता से बताया है, उसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। आपने अपने घर का रेफरेंस दिया है, यानी आपने जो पॉइंट है, यानी जैसे आपने पीपल के पेड़ के पास का घर है तो आपने पीपल का रेफरेंस दिया है कि पीपल के पेड़ से लेफ्ट ले लेना है, यहाँ पे ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे कि आपके दोस्त का घर है, वो आपके घर से आगे है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेरे घर से मेरे दोस्त का घर आगे है। ठीक, तो आपने उसका घर नहीं बताया, बल्कि अपने घर को रेफरेंस पॉइंट मान के उसका घर बताया, यानी कि जो उसका घर है वो आपके घर से आगे है। ठीक है, ये बताया, यानी आपका जो घर है वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब मोशन है, कोई वस्तु मोशन में है या फिर रेस्ट में है, इसका पता कैसे चलेगा, इसी रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, यानी अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखा जाता है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से इसमें चेंज क्या हो रहा है। अगर इसमें कोई चेंज हो रहा है, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से आगे चला गया या पीछे चला गया रेफरेंस पॉइंट से, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए, यानी कि वो मोशन कर रहा है। यानी अगर रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में देखें, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें मोशन है। और अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट से देखा था कि ये यहीं था, इसके सीध में था बिल्कुल। ठीक है, और अभी भी यहीं पे है, तो इसका मतलब इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हुआ, तो इसी को बोलेंगे रेस्ट। ठीक है, तो आप रेस्ट समझ गए, विश्राम अवस्था समझ गए कि क्या होता है, यानी कि किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, कोई भी चेंज ही नहीं हो रहा है। रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष हम देख रहे हैं तो कोई भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे रेस्ट में है वो चीज़। ठीक है, और कोई मोशन में कब होगी, जब उस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष देखेंगे कि जो वो वस्तु है वो आगे गई या पीछे गई, मतलब उसमें कुछ बदलाव हुआ है। वो जहाँ पहले थी, इस रेफरेंस पॉइंट से देखा था कि ये यहाँ पे थी, जैसे जैसे मान के चलते ये रेफरेंस पॉइंट था और इसके बिल्कुल सीध में एक ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट थी। अब अगर ये यहीं पे थोड़ी देर बाद आके देखा हमने कि ये यहीं पे, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि ये रेस्ट में ही थी। और थोड़ी देर बाद में आके देखा हमने ये यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट तो यहीं रहेगा। और पॉइंट भी ऐसा होना चाहिए कि स्थिर रहे, पॉइंट कैसा हो, स्टेशनरी हो। कहीं पॉइंट भी मूव कर गया, यहाँ पे आ गया, तब नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट भी स्टेशनरी हो। तो हमने देखा कि अब ये यहाँ आ गया है, पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, यानी इसमें कुछ चेंज हो गया, तो यानी इसने क्या किया, मोशन किया, इसी को बोलेंगे मोशन। ठीक है, ऐसे देखिए जैसे रोड है। ठीक है, आप रोड पे चलते हो, साइड में खंबे लगे होते हैं, बिजली के खंबे। ठीक है, आप यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब आप देखोगे कि मैं इस खंबे के जो, अगर मैं रेफरेंस देखूँ, उस खंबे को रेफरेंस मान लिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस खंबे से आप पीछे हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे चलोगे उस खंबे के बराबर आ जाओगे। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो इस खंबे को पीछे कर दोगे। ठीक है, तो यही हुआ कि आप में चेंजेस आए, इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप में चेंजेस आए। रेफरेंस पॉइंट तो यही था, उसने मूव नहीं किया, लेकिन आप पहले पीछे थे, फिर उसके बराबर आए, फिर आगे चले गए, तो यानी कि आपने मोशन किया। ओके, आप समझ गए होंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब मोशन समझ गए, मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन के टाइप्स देखते हैं। तो मोशन के बेसिकली 4 टाइप होते हैं।
ठीक है, 4 टाइप, यहाँ 3 लिखे हैं लेकिन 4 टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 4 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर मोशन, ठीक है, यानी कि रेखीय गति, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी कि सीधी रेखा में, जैसे रोड पे चल रहे हैं, रोड पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं, सीधी रेखा में जाते हैं। ठीक है, अब टेढ़ी मेढ़ी रोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब सिंपल ही जनरल रोड की बात कर रहा हूँ, सीधी रोड, तो इसे बोलेंगे लीनियर मोशन, बिल्कुल सीधा चल रहे हैं जिसमें। ठीक है, ओके, जैसे कीड़े चलते हैं ना, बिल्कुल सीधा जाते हैं, ये हो गया लीनियर मोशन। ओके, दूसरे गति की बात करें, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी किसी सर्कल के चारों तरफ जो गति होती है, सर्कल के चारों तरफ गति जो कर रहा है उसे बोलेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन यानी कि कंपन गति। इसमें क्या होगा, कंपन होंगे, जो पार्टिकल होंगे वो कंपन करेंगे। कंपन कैसे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, या टू या फ्रो कर सकते हैं, है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, या ऊपर नीचे कंपन कर सकते हैं। तो ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन यानी कि कंपन गति। और एक और होता है रोटेशनल। ठीक है, फोर्थ जो हुआ वो हुआ रोटेशनल, यानी कि घूर्णन गति। घूर्णन, रोटेट करना, जैसे कि आपने अभी फ़ोन को ऐसे में रोटेट कर रखा होगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे खड़े में करना है रोटेट, तो मतलब कि आपने एक एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस मान लें, तो इसको आपने क्या कर दिया, वाई एक्सेस बना दिया, वाई बना दिया इसको, तो ये हो गया रोटेट कर दिया आपने फ़ोन को, एक रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशनल गति। ठीक है, तो इस 4 प्रकार की गति होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की गति हो गई। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि सदिश और अदिश राशि क्या होती है, यानी कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि उन राशियों को कहा जाता है, यानी वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो जो अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, दिशा की कोई बात नहीं हो रही थी, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही थी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सब हो गए, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। सदिश राशि होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दिशा भी होता है। जैसे कि राम 5 मीटर, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ गया, कि राम 5 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ गया, यानी उसने 5 मीटर क्या डिस्प्लेस हुआ, वो विस्थापन हुआ उसमें, और किधर हुआ, साउथ वेस्ट की तरफ हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए दिशा भी आ गई साउथ वेस्ट, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है। इसका उदाहरण क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ पे स्पीड थी वो क्या थी, स्केलर, वहीं पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अभी इसमें डिफरेंस करवा देता हूँ मैं आपको। तो अगला यही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कोई एक लड़का था, वो ए पॉइंट पे था पहले, ठीक है, फिर ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, ए से वो गया पहले बी पे गया, और बी यहाँ तक की दूरी थी 10 मीटर मान के चलते हैं। फिर बी से वो गया सी पे, ठीक है, यहाँ तक की दूरी भी 10 थी। ठीक है, 10 थी। अब वो सी से दोबारा आ गया, ये सी है, अब सी से दोबारा आ गया वो बी पे, तो अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि वो उसने कितनी दूरी तय की, यानी कितनी डिस्टेंस तय की, तो आप बोलोगे 10 ये और 10 वापस आया, यानी कि 30 टोटल। 30 उसने डिस्टेंस तय किया, 30 दूरी तय की उसने, 30 मीटर। ठीक है, और अगर मैं पूछूं आपसे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी वो डिस्प्लेस कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ उसमें, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो पहले कहाँ था, वो ए पे था, अब कहाँ है वो बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, पहला पॉइंट और जो लास्ट का पॉइंट है उन दोनों के बीच की दूरी, पहला पॉइंट ये है, लास्ट का पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर। ठीक है, तो यही है कि जो, अब सिंपली मैं बोलूँ कि जो डिस्टेंस होता है यानी दूरी जो होती है वो टोटल होता है, टोटल कितना चल रहा है, इधर कैसे भी चल रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ से पहले से लेकर लास्ट पॉइंट तक। ओके, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ यानी विस्थापन की बात करूँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ, देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा, मतलब सबसे छोटा रास्ता ये देखिए, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी और डिफरेंस करेंगे इसमें, देखिए न्यूनतम दूरी, जो मिनिमम जो डिस्टेंस होती है मिनिमम, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, और जो दूरी होती है यानी कि जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, टोटल होती है, टोटल। ओके, आप समझ गए। अभी और आगे डिफरेंस करेंगे इसके, अच्छे से देखिए अगर हम दूरी और विस्थापन में यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होता है,
जो वास्तविक पथ होता है, ठीक है, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलता है, यानी यहाँ से चला, अब कैसे भी गया हो, कैसे भी इधर घूम घाम के दोबारा यहाँ आया, फिर चला गया यहाँ पे, कैसे भी जो जितना भी वो चला है अपने पैरों से या किसी भी चीज़ से, वो हो गया उसका टोटल, जितना भी चला है वो हो गया उसका डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस हो गया जो एक्चुअल पाथ है उसका, बिल्कुल एक्चुअल पाथ, जहाँ जहाँ से वो गया है वो हो गया उसका दूरी हो गई उसकी, ठीक है। और यदि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, ठीक है, मिनिमम, शॉर्टेस्ट, मैंने बोला ना आपको शॉर्टेस्ट, जैसे कि ऐसे गया वो, ऐसे घूम घूम के गया, तो यहाँ से ले ए पॉइंट से ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये जैसे भी गया ऐसे गया, ये तो हो गया उसका डिस्टेंस। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, शॉर्टेस्ट क्या होगा, अगर बिल्कुल सीधा ज़्यादा तो कम टाइम लगता है, शॉर्टेस्ट क्या हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं और डिफरेंस। यह एक जो दूरी होती है यह एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक क्या है, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगला देखते हैं। ये हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है, जो दूरी है हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, और कभी भी जीरो नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी है जो डिस्टेंस है कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा ये तीनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, इसका मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर उससे कम नहीं होगी कभी भी, ठीक है, उसके बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, लेकिन उससे कम नहीं होगी। और जबकि इसमें उल्टा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, या तो ये डिस्टेंस के बराबर होगी या तो डिस्टेंस के बराबर होगी, जैसे ए चला यहाँ से और बी तक गया, बस हो गया, तो इसमें डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, और या फिर उससे कम होगा, या तो उससे कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मतलब उससे कम होगा या फिर उसके बराबर होगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो समझ गए आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इस चीज़ का उपयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे, तो इसका बेसिक आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और आपने जो बोला था कि वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाने, तो आज से हम जितने भी लेक्चर आएंगे चैप्टर वाइज, उसके लास्ट में हम 10 से लेकर 15 MCQ को भी सॉल्व करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे एक ये है सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, अभी मैंने बताया कि सर्कुलर पाथ के चारों तरफ जो मोशन होगी उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु थी या कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया, यहाँ से मूव कर करके ये वापस यहीं आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जो जहाँ था यहीं से शुरू किया था और घूम के वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। पर अगर दूरी की बात करें यानी डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से जाके यहाँ वापिस इतना, और ये जो गोल सा ये होता क्या है, सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, सर्कल का, और वो कितना होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr तो वो टोटल डिस्टेंस तय करेगा, और जो इसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर वो आधा चक्कर लगाता, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे था कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये आधा चक्कर लगाया इसने, यहाँ से गया यहाँ पे और यहीं पे रुक गया, ठीक है, मतलब मान लेते ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से गया और ए पॉइंट पे रुक गया। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ आपको क्या दिख रहा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, डायमीटर यानी कि 2r, ठीक है, तो ये 2r हो गया, या फिर इसको बोलेंगे d, डायमीटर। तो डायमीटर जो होगी इसकी उतना तो डिस्प्लेस होगा। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस ये इतना करेगा, यानी कि आधा जो सर्कल है, आधा सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है, इतना ये दूरी तय करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक आपको क्लियर रखना है, ताकि आप आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम न्यूमेरिकल उसमें ये काम आए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, यदि एक अर्धगोलाकार यानी हेमिस्फीयर पथ पर चल रही जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 10 मीटर है, ठीक है, और यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ए और बी है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो विस्थापन होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा, ये डायमीटर होगा। तो अगर इसकी रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना होगा, 20 तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, तो 20 हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इतना, ठीक है। अब देखिए जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो सरकमफेरेंस कितना होगा, उसका होता है पूरे का तो होता है 2πr,
अब आधा कर देंगे इसका, यानी 2 से भाग देंगे तो पाई आर हो गया। पाई आर इसकी वैल्यू रखेंगे 10, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 31.4 मीटर हो गया। ये हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन उसे बोलेंगे जब बराबर दूरी बराबर समय में तय की गई हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में पूरी किया गया हो, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन है। देखिए अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। जैसे कि बोलते हैं कि मैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला लेता हूँ, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि हर आवर में, हर घंटे में वो 90 किलोमीटर जा रहा है। हर घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म हो गया। पहले घंटे में 90 गया, फिर अगले घंटे में भी 90 गया, फिर अगले घंटे में 90, 90 ऐसे गया। तो इक्वल टाइम है, टाइम कितना हुआ, हर टाइम 1 घंटा, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करें, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात करें, तो ये जैसे एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ, इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और अगर वी टी ग्राफ में पूछे, वी टी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन, तो ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ये अभी अच्छे से समझेंगे आगे जाके। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है। एस टी ग्राफ यानी कि जो डिस्टेंस, इसे डी टी ग्राफ भी बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, और वी टी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, तो उसमें जो होगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। तो अगर ग्राफ पूछ ले आपसे कि निम्न में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर एस टी पूछे तो ये वाला, अगर वी टी पूछे तो ये वाला। ओके, आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन समझ गए। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। अलग अलग दूरी अलग अलग टाइम में पूरी करें, ठीक है। असमान गति से चल रहे हैं, असमान, जैसे कि पहले हम चल गए 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ठीक है। फिर आगे ट्रैफिक लगा हुआ था, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गई स्पीड। फिर बढ़ गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हर आवर में, ठीक है, हर आवर में क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। कभी पहले आवर में हम 30 किलोमीटर गए, फिर 25 गए, फिर लास्ट में हम 40 किलोमीटर गए। तो ये कोई सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये हो गया नॉन। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ऐसे हो, कर्व होगा, कर्व, ठीक है। ये इस टाइप का कर्व होगा, या फिर इस टाइप का कर्व होगा, इस टाइप का कर्व होगा, लेकिन कर्व होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर ये कर्व ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड बढ़ रही है, समान नहीं है, स्पीड बढ़ रही है। पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, इस टाइप का हो रहा है, ठीक है। और अगर कर्व ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब कि स्पीड घट रही है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्व के हिसाब से, अगर कर्व नीचे आ रहा है, नीचे की साइड, और कर्व जो है ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड, तो जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। त्वरण गति, उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेट हो रहा है। और जब कर्व नीचे की साइड आएगा, जैसे ऐसे में भी आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन मोशन, ठीक है। जब कर्व नीचे की साइड आएगा, यानी कि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती है। इसमें वस्तु की गति घटेगी, और इसमें जो वस्तु की गति बढ़ेगी। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, आप समझ गए। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं चाल, यानी कि स्पीड किसे बोलते हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी जितना डिस्टेंस कवर किया बाय टाइम, उसको बोलेंगे स्पीड, ये होती है, ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और ये क्या है, एक अदिश राशि यानी है, ठीक है, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, और यूनिट मैंने आपको बता दिया, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। आगे है, अब देखिए, यदि कोई जो वस्तु है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी स्पीड है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड इक्वल ही रहेगी। और यदि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी स्पीड बदलती रहेगी, कभी 30, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। और जब नॉन यूनिफॉर्म में, यानी जब उसकी स्पीड बदल रही है, तो हम उसकी जो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि पहले कोई 30 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटे में, ठीक है। फिर
40 किलोमीटर, अगली डिस्टेंस जो 40 किलोमीटर की उसने 2 घंटे में तय किया। फिर उसने अगले 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 आवर में कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एवरेज निकालना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना है, 30 और 40 70, 70 और 120, 120 तो उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है, 3 और 4, 3 और 3 6। ठीक है, ये हो गया 6 दूनी 12, ये आ गया इसका 20 किलोमीटर पर आवर। ये होगी इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ओके, समझ गए। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखनी है, 2 मीटर बता रहा हूँ मैं। एक होता है स्पीडोमीटर, गाड़ियों में जो लगे रहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मॉनिटर करता है, यानी क्या मेजर करता है, तो ये करता है स्पीड को, कि गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, दूरी को, कि गाड़ी कितनी दूर चली गई है। ठीक है, आपने भी देखा होगा जो गाड़ी चलाते हैं, ये 2 प्रकार के मीटर तो हर गाड़ी में लगे होते हैं। एक तो स्पीड बताने वाला, ठीक है, और एक होता है जो दूरी, कितनी दूरी चल गई है गाड़ी। ठीक है, तो स्पीडोमीटर ओडोमीटर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक मैथ्स का टर्म बता देता हूँ, ठीक है, जिसका उपयोग आप न्यूमेरिकल में करोगे। देखिए, जब आप चाल यानी कि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हो और मीटर पर सेकंड में पूछा हो, तो आपको क्या करना है, 5/18 से उसमें इंटू कर देना है, 5/18 से। ठीक है, और जब आपको चाल दे रखा हो मीटर पर सेकंड में और पूछा गया हो किलोमीटर पर सेकंड में, तो आपको 18/5 से उसमें इंटू कर देना है। ठीक है, देखिए इसको याद करने का तरीका ये है, मीटर छोटा होता है तो इसलिए यहाँ पे छोटा आ गया 5। ठीक है, किलोमीटर बड़ा होता है इसलिए बड़ा आ गया ऊपर में। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, अभी स्पीड देख लिया हमने, अब वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जहाँ पे जो स्पीड था वो था डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पहले आपने डिफरेंस देख लिया क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो वेग हो गया यानी कि वेलोसिटी हो गया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या मैग्नीट्यूड भी होगा और दिशा भी हो गई। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, ये अब तो एवरेज वेलोसिटी समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि जब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा हो और फाइनल वेलोसिटी दे रखा हो, तभी भी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, दोनों का एवरेज निकल जाएगा। ओके, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो जैसे अभी हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, उसमें 2 टाइप थी। ठीक है, जिसमें एक में तो स्लोप जो था ऊपर बढ़ रहा था, यानी कि इसमें जो मोशन था स्पीड ऊपर बढ़ रही थी। अब स्पीड बढ़ेगी यानी कि एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था। तो यही डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन यानी कि पहले जैसे वेग था v, फाइनल वेलोसिटी v था, अब है u, ठीक है, बाई टी। ये हो गया त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर t मतलब दर। तो त्वरण, अगर त्वरण की डेफिनेशन पूछे तो त्वरण की डेफिनेशन हो जाएगी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन का यहाँ से यूनिट निकालें, ठीक है, यूनिट निकालें, ऊपर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है सेकंड, ये सेकंड चल जाएगा इसके पास, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसका यूनिट हो गया। ओके, और ये क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो त्वरण है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं, जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो स्पीड बढ़ जाती है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड और बढ़ जाएगी। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड को हम कम करते रहेंगे, कम 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 करते करते रोक देंगे। जैसे कि ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे, तो उस टाइम उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं मंदन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, क्या करेगा, जो स्पीड है स्पीड को रोकेगा। ठीक है, स्पीड के अपोजिट साइड में लगता है ये रिटार्डेशन। ओके, समझ गए आप। रिटार्डेशन को पहचानने का यही एक तरीका है कि रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, जैसे ए नेगेटिव हो गया, -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिटार्डेशन है। ओके, आगे देखते हैं।
रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरी और समय यानी कि dt ग्राफ या st ग्राफ, ठीक है। dt या st ग्राफ देखते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। इसमें पहला कंडीशन देखते हैं कि जब ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। देखिए पहला कंडीशन है जब यूनिफॉर्म मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, और st ग्राफ यानी कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, या फिर dt भी मिलेगा आपको, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो जो ये है, जो ये जो स्लोप है बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये। अब पर ध्यान ये देना है कि ग्राफ जो हो st हो, ये नहीं कि vt ग्राफ हो। अगर vt ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन गया तब यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। vt ग्राफ में जो यूनिफॉर्म होता है वो इस प्रकार से होता है, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ग्राफ है st, और जो अगर ये सीधी है स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। देखिए जब भी यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे मान लेते 1 2, ये मान लेते 1 और 2, ये इधर टाइम है इधर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर निकालें स्पीड कितनी होगी 1/1 यानी कि 1। यहाँ पे निकालें स्पीड कितना होगा 2/2 यानी कि 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड मान के चलते, दोनों बार 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई। अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, सेम है, पर अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूँ, एक्सेलरेशन यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी एक है और इनिशियल भी एक है, एक में से एक गया यानी जीरो। तो इसलिए जो यहाँ पे त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। और एक चीज़ और, जो st ग्राफ यानी कि dt ग्राफ होता है, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इससे करते हैं हम वेलोसिटी को, ठीक है। इससे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट, देखिए जो वेलोसिटी यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये टाइम है, तो क्या निकलेगा ये वाली लाइन से, इससे निकलेगा वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी कैसे निकलेगा, s2 माइनस s1, s2 यानी कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इतना क्या है, इतने में से टोटल, इतने में से अगर इतना हटा दे पीछे का तो बचेगा ये, तो इतना। और टाइम कितना होगा, टाइम ये इतना वाला टाइम होगा बीच में जो, तो यही लिखा हुआ है s2 माइनस s1 बाई t1 माइनस t2, ऐसे निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी। तो st ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैंने दो कंडीशन बताई थी, कि जब ये कर्व होगा, मतलब कि एक में तो बढ़ रहा होगा, एक में घट रहा होगा। जब बढ़ रहा होगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अब जब घट रहा होगा तो क्या होगा, रिटार्ड होगा, ठीक है। तो ये तो एक्सेलरेट का कंडीशन हो गया, यानी इसमें त्वरित होगा, और इसमें क्या होगा, मंदक होगा, ठीक है, घटेगा। तो ये वाला अगर ग्राफ आए इस टाइप का, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का। या फिर ये पूछे, दो कंडीशन होती है इसमें नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है। ये रिटार्ड वाला हो गया और ये एक्सेलरेट वाला हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड है स्टेशनरी यानी विरामावस्था। विरामावस्था का ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक्स एक्सेस के पैरेलल होता है, यानी जो टी है टाइम एक्सेस, इसके पैरेलल होगा ये बिल्कुल। और ये किस में है, st ग्राफ में। मैं बार बार बोल रहा हूँ st ग्राफ, क्योंकि जब vt ग्राफ आएगा, vt ग्राफ में सेम यही वाला ग्राफ होगा, उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सीन हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ कौन सा है, ग्राफ st है कि vt है। तो st ग्राफ में जब ये वाला होगा तो इसका मतलब है कि स्टेशनरी है बॉडी, बिल्कुल रुकी हुई है बॉडी। देख लीजिए, जब इस कंडीशन पे देखा तभी भी ऐसी था, इस कंडीशन पे देखा तभी भी यही है, आगे देखेंगे तभी भी यही है। इसका मतलब क्या है, बॉडी रुकी हुई है, ओके। तो v इसमें क्या है, जीरो, ओके। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको। ये हो गया, ये टाइम लेता हूँ 1 फिर 2 फिर 3, इधर डिस्टेंस लेता हूँ 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। मानते बॉडी है, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे निकालते हैं कितना होगा। देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे देखते हैं, मतलब शुरू यहाँ से हुआ, लास्ट यहाँ पे हो गया। तो देखिए अब जो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी यानी कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ गया हो, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, डिस्प्लेस कितना हुआ, जीरो ही तो हुआ डिस्प्लेस, और 0 बाई समथिंग कुछ भी होनी चाहिए, तो क्या हो गया, जीरो। तो समझ गए आप, 0 बाई समथिंग जीरो हो गया, इसलिए इसमें जो वेलोसिटी जीरो है, यानी कि बॉडी क्या है, रुकी हुई है। आगे चलते हैं। अब ये 3 कंडीशन तो उसके थे, ठीक है, st ग्राफ के 3 कंडीशन थे, ठीक है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक स्टेशनरी। ये तीन कंडीशन हो गए st ग्राफ के, ओके। अब देखते हैं हम, सेकंड है vt ग्राफ। ये दूसरा, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और वो क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, और सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकालते क्या, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। देखिए v/t क्या होता है, v/t एक्सेलरेशन ही तो होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर है। अगर वेग यहाँ पे u कर ले तो वेग परिवर्तन की दर क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो इससे vt से तो एक्सेलरेशन निकालेंगे और st से क्या निकलेगा, वेलोसिटी, ओके। ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, जैसे अभी ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप के नीचे का जो एरिया होगा, इस एरिया, ये जो एरिया क्षेत्रफल है, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट,
इससे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहला इसमें कंडीशन वीटी ग्राफ यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म कब होगा, देखिए इसमें यूनिफॉर्म, ये देखिए यूनिफॉर्म, अभी मैंने आपको बताया था ना, उसमें क्या था, जब ये था इसका मतलब क्या था, स्टेशनरी। अब वीटी ग्राफ में देखिए जब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। देखिए कैसे होगा यूनिफॉर्म, समझते हैं। देखिए यहाँ पे तो हाँ स्पीड v1, फिर हो गया v2। ठीक है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। v1 मतलब एक ही लाइन पे, मतलब कोई चेंज नहीं आया। टाइम देखिए t1 है t2, टाइम t1 से t2 हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है v2, इनिशियल क्या है v1, और ये दोनों एक ही लाइन पे मतलब सेम होंगे, तो v1 और v2 इक्वल है, तो ये हो गया 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि जो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है इसमें, क्या एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेट होगा तो गति बढ़ेगी, समझ गए आप। एक्सेलरेट, आप यहाँ जीरो देख के ये मत सोचना कि यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा, कि रुक गई है बॉडी, नहीं रुकी नहीं है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि जिस गति से चल रही थी उसी गति से चल रही है, यानी 5 की गति से चल रही है तो 5 की गति से चल रही है। अगर 6 की गति से चलती तब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मतलब कुछ बढ़ जाती है इसमें, तब एक्सेलरेशन बढ़ता। पर एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब 5 फिर 5 फिर 5, मतलब यूनिफॉर्म है, एक ही गति एक ही दूरी तय कर रही है समान डिफरेंस में, समान टाइम में। ओके, तो A0 हो गया, A0 हो गया यानी एक्सेलरेशन कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कि जो मूवमेंट है यानी कि जो स्पीड है, स्पीड बिल्कुल इक्वल चल रहा है। ठीक है, समझ गए। अब अगला देखते हैं, अगला है नॉन यूनिफॉर्म का। देखिए नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब वहाँ एसटी ग्राफ में क्या था, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर से बना लेते हैं। आपको भी एग्जाम में अगर आप भूल जाओगे तो एग्जाम्पल बना लेना, जैसे 1 2 3 बना लिया, 1 2 3 बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे स्पीड देखिए, स्पीड कितना है 1/1 यानी कि 1। यहाँ पे देखिए स्पीड, इसके बीच का टाइम कितना है 1 यानी 2 हो गया स्पीड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, ये 3 है, 3, और जो टाइम है, टाइम कितना 1, यानी 2 से एक डिफरेंस देखते हैं ना, तो 1। तो स्पीड देखिए कैसे बढ़ी, स्पीड पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। ठीक है, तो देखिए बढ़ रही है ना स्पीड, बढ़ रही है स्पीड 1 2 3, यानी नॉन यूनिफॉर्म है, समान स्पीड नहीं है। ठीक है, असमान है, नॉन, तो एक्सेलरेट हो रही है, तो ये एक्सेलरेट का है, एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का उदाहरण है ये। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए अगला है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन कब होगा, जब बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। पहले तो देखिए हाई था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, तो इस प्रकार क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके। और एक चीज़ बताना भूलिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। जैसे ये है पहला वाला, कि इसमें डिस्प्लेस कितनी हुई बॉडी, तो डिस्प्लेस, ये जो रेक्टेंगल बना है ये डिस्प्लेस हुई, इसमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, जितना इसका चाल हुआ होगा, मतलब v2 माइनस v1। ठीक है, और जो चौड़ाई ये होगी, जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई, टाइम हो गया। तो रेक्टेंगल का जो हम एरिया निकाल देंगे वही हो जाएगा इसका विस्थापन। इसमें तो रेक्टेंगल का निकालेंगे। अब आगे देखिए, इसमें किसका निकालेंगे, इसमें निकालेंगे ट्राइंगल का। ये देखिए ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाएगा 1 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये लग जाएगा। तो ये नीचे क्या निकल जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें देखिए, अब इसमें बहुत सारे डायग्राम हैं। ठीक है, इसमें देखिए ट्राइंगल भी है। ठीक है, और इसमें ट्रेपीजियम भी है। ट्रेपीजियम अगर यहाँ से देखें, इतना तो रेक्टेंगल हो गया, ये अगर देखें ये पूरा ट्रेपीजियम हो गया, फिर एक और ट्राइंगल। तो इस प्रकार से आपको जोड़ जोड़ के इसका निकालना पड़ेगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो अब लेकिन पता होना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब एक ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी लिया था। ये एक डायग्राम दे रखा है, नीचे ग्राफ दे रखा है, और बताना है इसमें तेज कौन है। ठीक है, ए और बी वस्तुओं में कौन सी वस्तु तेज है, वेग किसका ज़्यादा है। तो देखिए, जिसका ग्राफ जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा ना, वो उतना तेज होगा, सिंपल सा। जितना ज़्यादा ऊपर होगा, यानी कि वेलोसिटी के तरफ जितना ज़्यादा होगा वो उतना तेज होगा, यानी ए ज़्यादा है तो ए तेज हो गया। ए का जो ग्राफ है, जो स्लोप है, वो बहुत ऊपर है बी से, इसलिए ये तेज हो गया। सिंपल सा, आपको ये देखना और कुछ नहीं देखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं गति के समीकरण पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे, तीनों के तीन कौन कौन से हैं देखिए।
पहला है वी इजल टू यू प्लस 80, तीनों याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और तीनों में कौन कौन सा किस में रिलेशन बताता है ये भी याद रखना, ये भी याद होना चाहिए आपको। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया, आज फिर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहला है वी इजल टू यू प्लस 80। वी जहाँ पे क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या होता है एक्सेलरेशन, टी क्या होता है टाइम, ठीक है। और जो पहला इक्वेशन है वो किस में रिलेशन दिखाता है, तो वी और टी में, यानी वेलोसिटी टाइम में, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन कौन सा इक्वेशन दिखाता है, फर्स्ट वाला। दूसरा वाला किस में दिखाता है, पोजीशन और टाइम में। तीसरा वाला किस में दिखाता है, पोजीशन और वेलोसिटी में, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे। और ग्राफी से इनको व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में है भी नहीं इतना, ठीक है। तो हमें बस जो इक्वेशन है उसे याद करना है और किस किस में रिलेशन बताता है बस इतना याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला हो गया, ठीक है। पहला किस में कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम में। फॉर्मूला क्या होता है इसका, v इजल टू यू प्लस 80, ओके। आगे देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरा होता है s इजल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस इजल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम हो गया, ए क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो किस में रिलेशन दिखाता है, दूसरा वाला दिखाता है पोजीशन और टाइम में, ये याद रखना है। पहला वाला दिखाता है वी टी यानी वेलोसिटी और टाइम में, दूसरा दिखाता है पोजीशन और टाइम में। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये दिखाता है पोजीशन और वेलोसिटी में, पीवी में, ठीक है। अब तीनों को एक बार याद करवा देता हूँ मैं आपको। पहला वाला था वी इजल टू यू प्लस 80, ये करता है किस में, ये करता है वी टी में, वेलोसिटी और टाइम में। दूसरा है एस इजल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये करता है आपका पोजीशन और टाइम में, ठीक है। और तीसरा है वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये करता है आपका पोजीशन और वेलोसिटी में, ठीक है। वो समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं, ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं पे बनते हैं, इक्वेशन पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको इक्वेशन याद होगा तभी आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। तो आगे चलते हैं, तो जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल, एक मोटर का विश्राम अवस्था यानी रेस्ट से चलकर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की दर से 4 मिनट तक चलती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इतना है और टाइम दे रखा 4 मिनट तक चलती है। इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन एस निकालना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना, क्या होता है, सबसे पहले तो जो दिया है ना वो लिख लीजिए, एक्सट्रैक्ट करना नहीं चाहिए आपको क्वेश्चन से क्या क्या दिया है। तो जैसे विश्राम अवस्था में चल रही, विश्राम यानी रुकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, तो यू की वैल्यू तो ऐसी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके। ए दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टी भी दे रखा है, अब देखिए एसआई में चेंज करना है आपको। मैंने बताया था कि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सबको एसआई में पहले चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो सेकंड में कर दिया हमने 4 मिनट को 240 सेकेंड, ठीक है। अब निकालना क्या है, एस निकालना है। और एस आपको पता है किस किस में होता है, एक तो आपका दूसरा वाला इक्वेशन में होता है, ठीक है, एस इजल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एक तीसरे में होता है, ठीक है, क्या होता है वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कोई सा भी लगा लो, दोनों से आ जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए अंतिम वेग भी पूछ रखा है, फाइनल वेलोसिटी भी पूछ रखा है, यानी वी भी पूछ रखा है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लगवाते हैं, यानी कि वी इजल टू यू प्लस 80। यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि यू 0 है, वी इजल टू यू 0, ए पता है हमें 0.1 और टी बताया हमें 240 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 2-4, यहाँ एक पॉइंट लगेगा 0 हट जाएगा, यानी 2-4 आ गया, 24 आ गया, 24 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी फाइनल वेलोसिटी जो वी पूछा था। अब इसने पूछा है कि विस्थापन कितना होगा, एस कितना होगा, ठीक है। तो एस निकाल लेते हैं, एस थर्ड लगा रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर, दूसरा भी लगा सकते हो यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ लगेंगे वी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, और इक्वल टू इधर लगा देंगे हम, ये तो 0 हो गया, 2as, ए है 0.1 और इंटू एस रख देंगे ऐसे ही, ओके। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और ये आ गया इधर 0.2 हो गया, 0.2 इंटू एस, ठीक है। पॉइंट लगाया 0 बना है, काट दिया इसको, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, यानी 2880 इतना आ गया मीटर, इसका क्या हो गया विस्थापन होगा, ओके। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। अब अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के बाद 6 मीटर पर सेकंड का मंदक यानी रिटार्डेशन का अनुभव करती हुई 2 सेकंड में रुक जाती। ब्रेक लगाया
6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगा और 2 सेकंड में वो रुक गई। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, मतलब जब ब्रेक लगाया और रुकने इस दोनों के बीच में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया उसने, ये निकालना है। ओके, तो कोई नहीं, ए दे रखा हमें रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन दे रखा है यहाँ पे माइनस में लेना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टाइम दे रखा है हमें, ठीक है, और एस निकालना है फिर से, ठीक है, एस निकालना है। और आपको पता है जैसे जब गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चल रही होगी ना किसी वेलोसिटी से, उसके बाद रुक गई, यानी कि जो उसका वी हो गया वो क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। वी क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया होगा। तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि गाड़ी लास्ट में रुक जाएगी, यू यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस ए टी, ए हमें दे रखा है -6 और टी दे रखा है हमें 2, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 12, u की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड u की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट देखिए s निकालना है, तो सेकंड वाले में रख रहा हूँ, ठीक है, s इज इक्वल टू, आप थर्ड में भी रख सकते हैं, u कितना है 12 और t कितना है 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ a कितना है -6 और t कितना है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार गया ये, ठीक है, और ये कितना हो गया 12 दूनी 24 माइनस और 6 दूनी 12, ठीक है, 24 में से 12 गया, 12 आ गया हमारा आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 12 मीटर। ओके, समझ गए आप। तो यही आंसर है कि 12 मीटर बाद जो ट्रेन है वो रुक जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन वो होता है, अभी हमने देखा शुरू में देखा था हमने कि 4 टाइप के मोशन होते हैं, उसमें एक मैंने सर्कुलर मोशन भी बताया था, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के चारों तरफ गति करता है, तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब यदि सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रही, स्पीड बदली नहीं, स्पीड बिल्कुल सेम है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर पाथ में एक समान गति, ठीक है, एक समान गति से विचरण करती है, तो ऐसी गति को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी, ठीक है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्पीड नहीं बदलेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, पर वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों, ये बता देता हूँ मैं। जो स्पीड होती है, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इतना ट्रैवल करेगी और यूनिफॉर्म है, चलती रहेगी, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, पहली बात तो ये तो हो गया, ये चेंज नहीं होगी कभी भी, सिमिलर रहेगी। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाती है, वेलोसिटी इसलिए चेंज होता है कि वेलोसिटी में होता है दिशा। अब जैसे पहले यहाँ पे है, इसकी जो डायरेक्शन थी इस साइड थी, फिर इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, फिर इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यानी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी तो इसमें चेंज होती है, लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। और अगर पूछे कि स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है 2πr/t। और जैसे ये क्वेश्चन आया कि एक सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करते हुए गया और यहीं पे आके रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी कितना हो गया 0। क्यों वेलोसिटी 0 क्यों, क्योंकि इसने डिस्प्लेस किया ही नहीं, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जहाँ से गया था वहीं पे आ गया। और अगर स्पीड पूछे तो 2πr/t। ओके, तो ये हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके कुछ MCQ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर के लास्ट में हम MCQ करेंगे, तो MCQ देख लेते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एवं तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, अनुपाति क्या होगा। देखिए, हमें पता था कि हमने अभी डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जब हम डिफरेंस कर रहे थे, तो वहाँ देखा था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो देखिए, इधर लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, इधर लिख दिया मैंने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा कम होगी या फिर उसके बराबर होगी, उससे कम होगी या बराबर होगी, ठीक है। यानी अगर इधर, और यही पूछा गया पहले किसको रखा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट को, और बाद में क्या रखा गया है, तो डिस्टेंस को, इसलिए मैंने डिस्टेंस को इधर रखा और डिस्प्लेसमेंट को इधर रखा। तो क्या बन गया, मैं अगर ये 1 है, मान के चलते ये 1 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। जिधर बड़ा मुंह होता है वो बड़ा, जिधर बंद होता है मुंह उधर छोटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। ओके,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, मंदक यानी कि रिटार्डेशन को व्यक्त करने के लिए सही मात्रक क्या होगा। तो आपको पता है कि मंदक क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है एक प्रकार का। एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें माइनस मत लगा देना क्योंकि ये यूनिट पूछ रहा है सिर्फ, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको स्वयं से करना है क्योंकि आपको देखना है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और समय ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ की बात हो रही है, एसटी ग्राफ की बात हो रही है, समय अक्ष के समांतर है यानी इस प्रकार का, ये जो समय अक्ष नीचे वाला था, और ये ग्राफ कैसा है, एसटी ग्राफ। अब बताइए क्या होगा। अब मैं बार बार बोल रखा हूँ, मैं कितनी बार बोल दिया मैंने ये, ठीक है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ये देखिए, एक यूनिफॉर्म होगा, जीरो होगा, अनंत होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो बताइए, जब इस टाइप का होगा तो क्या होता है, रुकी हुई होती है ना बॉडी। मैंने जब बोला था यहाँ पे एस टी ग्राफ में जब ये पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या, तो बॉडी रुकी हुई होगी, तो क्या होगा, शून्य। ओके, शून्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि समय वेग यानी कि वीटी ग्राफ का ढलान दर्शाता है। ढलान ये ढलान क्या दर्शाता है, आपको त्वरण को दर्शाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन को दर्शाता है। आपको बताया था मैंने कि जो एस टी ग्राफ होता है उसमें जो ये स्लोप होता है, स्लोप ढलान, ये किसको दिखाएगा, ए को दिखाएगा, एक्सेलरेशन को। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, एक बस 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी। 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 36 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है 15 मिनट। अब देखिए, ये हमारा ऑप्शन में देखिए किलोमीटर में, तो इसको भी हम कर देते हैं आवर में चेंज, ठीक है, आवर में चेंज कर देते हैं। आवर में चेंज करेंगे यानी कि 15/60 से भाग दे देंगे इसमें, 15 चौका 1/4 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़, एक फॉर्मूला तो पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कितना चलेगा, इसको वहाँ पे देंगे यानी कि डी इज इक्वल टू एस टी हो गया। एस पता है 36 और टी निकाला हमने 1/4, इसे काटेंगे 4 × 36, 9 किलोमीटर आ गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु को यू वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, वस्तु द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया जाएगा। मैक्सिमम हाइट पूछा जाए जब उसको यू से ऊपर फेंकें। अब यदि कोई बच्चा मेरी वीडियो रेगुलर देखता है तो उसे पता होगा इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लेते हैं, v0 लेते हैं, और ऊपर से जब नीचे कुछ फेंकते हैं तब u0 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन लगाया हमने, यानी v² = u² + 2as as। अब a क्या एक्सेलरेशन है और g भी क्या एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे g रख सकता हूँ मैं, और v क्या हो गया, 0 हो गया, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो 0 = u² प्लस हो गया यहाँ पे 2gs, ठीक है, 2gs। अब जब हम ऊपर की साइड फेंकेंगे किसी वस्तु को तो जो g है वो नीचे की साइड लगेगा, इसलिए इसे नेगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव में। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि u² = 2gs, ठीक है। s की वैल्यू चाहिए हमें मैक्सिमम हाइट, तो इसको नीचे भेज देंगे, तो क्या हो गया, u²/2g, ठीक है, u²/2g है ऑप्शन नंबर डी में। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर ये डायरेक्ट याद रहा तो 5 सेकंड में आप ये वाला क्वेश्चन कर जाओगे, वरना आपको फिर बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन आपने करना है क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत बार बता दिया। ये देखिए, ये बताना है, इसको मैंने जूम आउट कर दिया है ताकि पूरे एक बार में आ जाए, ठीक है। इसे बताना है आपको, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। इसमें मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलान है। यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं लिख बता दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, और ये हो गया स्टेशनरी बॉडी, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। अब बताना है आपको, इसमें से मिलान करना है, और ये जरूर बताएं आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अगर कमेंट के माध्यम से आपने ये बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ चैप्टर आपके समझ में आ गया है, ठीक है गाइज। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो दूसरा पार्ट हो थोड़ी देर में अपलोड की जाएगी, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।